नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। रणनीति की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। लगातार आप देखिए कल से ही ये खबर पूरी तरह से सुर्खियां बटोर रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य को वजह बता दिया है और संसद सत्र के बीच में ही इस्तीफा देने के बाद, पहले उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद यहां पर धनखड़ यहां आप देखिए बन गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा है हमारे साथ, नेता है बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आशीष जी जुड़ने के लिए। कमालुद्दीन रजा है हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कमालुद्दीन जी। डॉक्टर अभिषेक अलाहवत है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अभिषेक। प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रमोद जी। सबसे पहला सवाल तो आशीष हांडा जी आप ही के साथ है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जो इस्तीफा दिया गया है उसके पीछे की वजह कुछ और है। नमस्कार आशा जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी की स्वास्थ्य की कामना हेतु प्रार्थना करते हुए अपना वक्तव्य आरंभ करूंगा। प्रभु उनको लंबी निरोग आयु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो जल्दी से जल्दी खुद को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता हुआ पाए। देखिएगा आशा जी, विपक्ष का तो ऐसा है कि ये कहूंगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जिनके पास, जब मैं कॉलेज में था ना, तो वहां हम कोटेशन पढ़ते थे कि ब्राइट माइंड्स डिस्कस आइडियाज एंड पुअर माइंड्स डिस्कस पीपल। अब इनको क्या है, एक आदमी अगर अस्वस्थ महसूस कर रहा है और अपने अस्वस्थता के चलते हुए वो थोड़ा आराम चाहता है या वो अपने इस प्रेशर से थोड़ा रिलीफ पाना चाहता है, तो इन्हें लगता है कि उसमें भी उसने कांग्रेस से अनुमति क्यों नहीं ली। ये तो हर एक जगह में चिंगारी ढूंढने का प्रयास करते हैं, हर एक जगह पे धुआं ढूंढने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये जानते होते जगदीप धनखड़ जी को, अगर इनको उनके बारे में पता होता, तो वो जानते कि जगदीप धनखड़ कोई ऐसे छोटे मोटे जल्दी से आहत होने वाले व्यक्ति नहीं है। वो बहुत ही एक संजीदा व्यक्ति हैं और वो बहुत ही बड़े फाइटर हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम उनके स्वास्थ्य हानि की बात कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि मार्च में उनका एंजियोप्लास्टी एम्स के अंदर हुआ था। ये किसी से छुपी बात नहीं है। हम सबको पता है कि उसके बाद जून में नैनीताल में वो भाषण देते हुए बेहोश हो गए थे। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है और फैक्ट है। तो ऐसे में जो आदमी हृदय के रोग से पीड़ित हो, एंजियोप्लास्टी करा चुका हो, स्पीच देते हुए बेहोश हो गया हो, और हमने अक्सर राज्यसभा में भी देखा कि जिस तरह से विपक्ष का उदंड स्वरूप रहता है, वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी उनको भाता नहीं है। और यहां तक कि उनके ऊपर तो मौकरी तक भी की गई। हम भूल चुके हैं क्या कि किस तरह से एमपी ने, कल्याण बनर्जी ने उनकी मिमिक्री भी की थी और किस तरह से उनकी डिसेबिलिटी का भी मजाक उड़ाया था। लेकिन उन सब चीजों से परे होके वो अपना जो कार्य है वो बड़ी निष्पक्षता से और निष्ठा से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आगे आदमी को अगर स्वास्थ्य लाभ चाहिए और वो अपनी सेवा से वहां से थोड़ा निवृत्त होना चाहता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके ऊपर कोई हल्ला मचाया जाए। जो आशा जी ने सवाल किया कि वही जगदीप धनखड़ जी जिनके खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिपेंडेंट इंडिया किसी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन राज्यसभा के खिलाफ इस तरह का मोशन लाया गया था, वो भी जानते हुए कि आपको मुंह की खानी पड़ेगी और आप हारेंगे। आज आपका धनखड़ देखिए, तमाम कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। दिसंबर 2024 में आप ही ने इन्हीं धनखड़ साहब को हटाने के लिए मोशन लेके आए थे। मेरा कहना है कि जब जो आज भी देख, क्या गलती था उनका गलती ये था कि वो आपको थोड़ा सा संगत बनाने का, थोड़ा सा अनुशासित करने का प्रयास कर रहे थे। ये डॉक्टर अभिषेक को ले आइए नहीं प्लीज। आप चलिए आशीष जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। नहीं आशा जी, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखिएगा, मेरे को तो लगता है कि इस पर्टिकुलर डिबेट का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इसमें किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए कि एक रिस्पेक्टेड मान्यवर सदस्य अगर अपनी हेल्थ रीजन से रिजाइन कर रहा है, लेकिन वो कमजोर है क्या, वो दब गया क्या,
उसको दबा दिया गया क्या? जो लोग इस तरह का नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें जगदीप धनखड़ के बारे में पता ही नहीं है। भाई जगदीप धनखड़ जी वो व्यक्ति हैं जो किसान के बेटे हैं, वो व्यक्ति हैं जो जड़ों से उभरे हुए व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हैं जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, लॉ जानते हैं, और फिर वो राजस्थान की बार एसोसिएशन, वो भी हाई कोर्ट के अध्यक्ष रह चुके हुए हैं। वो व्यक्ति हैं जो चौधरी देवीलाल से जो इसको बोलते हैं ना द्वारा पॉलिटिक्स में लाए गए, और जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, देवीलाल जी वाइस प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस समय पे धनखड़ जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उनके कई निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाई। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जस्टिस वर्मा केस के अंदर टॉर्च बीरर का काम किया। वो व्यक्ति हैं, उन्होंने तब भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है वो फाइलों इंडेफिनेटली बैठ नहीं सकते। उन्होंने कहा जी आप हमें गाइड करने के लिए उचित व्यक्ति नहीं हो। यानी कहने का बहुत सीधा सा अर्थ है कि वो व्यक्ति जो जिन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि 7:30 बजे तक तो मेरे साथ बात हो रही थी, कोई मंथन ही नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं कि राजनाथ के साथ और प्रधानमंत्री और सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, तो मीटिंग का दौर चल रहा था। अचानक से ये सब कुछ कैसे बदल गया? क्योंकि जगदीप धनखड़ की तो 23 जुलाई को मीटिंग होने वाली थी, कार्यक्रम होने वाले थे और बैक टू बैक कार्यक्रम थे, तो एकाएक में इस्तीफे की पेशकश किस तरह से हो गई? वजह क्या रही? जी देखिए, ऐसा है, स्पेकुलेशन करना विपक्ष का काम है, हम उसके लिए उनको रोक नहीं सकते कि वो स्पेकुलेशन ना करें, वो डाउट ना करें, लेकिन वो डाउट निराधार है। वो जगदीप धनखड़ जी के अपने रेजिग्नेशन लेटर में भी क्लियर हो गया, और वो उसके बाद नड्डा जी की स्टेटमेंट से भी क्लियर हो गया, और वो पीएम मोदी के भी आज के मैसेज से क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भूसे में चिंगारी ढूंढने का काम जो विपक्ष कर रहा है कि किसी तरीके कोई मुद्दा मिल जाए। उनका मुद्दा क्या है? किसी तरीके उन्होंने मॉनसून सेशन को चलने नहीं देना, कोई ना कोई मुद्दा क्रिएट करना है। जो बिल्स लाने पेंडिंग है, जो विधेयक लाने हैं, जो देश की उन्नति को आगे प्रगति के पथ पे लेके जाना है, उन्होंने उसको हॉल्ट करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेना है। साम दाम दंड भेद, विषय कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, वरना वो धनखड़ साहब जिनके खिलाफ ये नो ग्राउंड मोशन लेके आए, जिनकी मिमिक्री इनके एमपी करते थे, अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है? की बात को ही थोड़ा सा यहाँ पे और ज्यादा क्लैरिफाई कर दूंगा आपके व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए। देखिएगा, जगदीप धनखड़ जी यहाँ पे एक्चुअली कौन सी पोस्ट प्राइमरली होल्ड किए हुए थे? जैसे हम किसी रिज्यूमे में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पहले गिनते हैं, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या थी? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट से ही उन्होंने रिजाइन किया है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट मुर्मू को जाके पर्सनली मिलके अपना रेजिग्नेशन उन्होंने दिया। लेकिन क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इसलिए बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वाज आल्सो एक्टिंग एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसलिए थे क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो वो बाय डिफॉल्ट जब वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन किया तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से भी उनका रेजिग्नेशन हो गया, जायज बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट कम्स इनटू प्ले और पावर ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल। सो जब तक प्रेसिडेंट मुर्मू अपनी चेयर पे विराजमान है, जब तक उनके पास कोई भी संशोधन या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सिग्नेचर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट जाता है, फाइल जाती है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, वो चेयर एम्प्टी है या नहीं है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई प्रावधान है, ना उसके लिए कोई डेडलाइन दी गई है। जहां तक चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की बात है, ये ऑलरेडी क्लैरिफाइड है कि ऐसे में डिप्टी चेयरपर्सन जो यहाँ पे हरिवंश जी हैं, वो इस समय उसको संभालेंगे, और वो आर्टिकल 91 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आज भी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में उन्होंने ही राज्यसभा की मीटिंग को चेयर किया। इसलिए वहां पे भी किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। वही देखकर तो सवाल उठा ना आशीष जी, वही देखकर सवाल उठा कि मैं कुछ डिटेल्स पढ़ रही थी जिसमें लिखा गया था कि अगर राष्ट्रपति अपनी चेयर पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे, और अगर दोनों नहीं है, क्योंकि भारत में जिस तरह से आजाद भारत में ये पहली बार हुआ है कि चलते हुए सेशन के बीच में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, तो उस केस में फिर सारा काम सीजीआई की तरफ चला जाता है। तो उससे पहले ऐसा कुछ ना हो, उससे पहले दोबारा से नया उपराष्ट्रपति लाने की जरूरत है। वो प्रक्रिया कितनी जल्दी अब शुरू होगी, ये सवाल था। मैं अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। आशा जी 30 सेकंड्स में मैं जवाब दे देता हूँ। वो प्रक्रिया क्या है
वो प्रक्रिया ये है कि जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, पहले तो वो नोटिफाई होगा इलेक्शन कमीशन द्वारा उसका इलेक्शन, उसके बाद एक डेट नोटिफाई होगी। डेट नोटिफाई होने के बाद जितने भी सांसद है, 788 टोटल एमपीज हैं हमारे पास इंडिया में इस समय, जिसमें से 588 लोकसभा के हैं इलेक्टेड डोमिनेटेड मिला के, और 245 राज्यसभा के। ये 788 मेंबर्स का जो है इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा ये जो है वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट इस समय कोalition में जो है वो इस समय मेजॉरिटी में है, तो इसलिए बहुत हद तक 100% ये श्योरिटी है कि वो एनडीए द्वारा लाया हुआ कैंडिडेट ही होगा। इसमें किसी को कोई अतिशोक्ति नहीं है। कमालुद्दीन जी, चलिए कमालुद्दीन जी को ले, कमालुद्दीन जी वो कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से लाया गया ही शख्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे लागू होंगी। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि जगदीप धनखड़ जी चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़कर अभी देखिए जब मानसून सत्र शुरू हुआ उससे पहले लगातार विपक्ष जो है मतलब जो है मांग करता रहा कि जो है हम जो है मतलब विशेष जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए, लेकिन न बुलाकर अब मानसून सत्र शुरू हुआ। मानसून सत्र में जवाब दीजिए। अरे संकेत क्या मिलता है? आप ये बताइएगा, जगदीप धनखड़ जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के खिलाफ आपने वोट दिया था या उसके पक्ष में वोट दिया था? आप ये बताइएगा, जब आप उनका विरोध कर रहे थे तब वो आपके व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद वो निष्पक्ष है, लेकिन आपको निष्पक्षता भी नहीं दिखती। आप हुड़दंग कर रहे हैं, वो आपको रोक रहे हैं और आपको अनुशासन सिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमें अनुशासित क्यों किया जा रहा है? आपको तमीज ही नहीं है कि पार्लियामेंट में सिर्फ संविधान की किताब को हाथ में उठाने से हम संविधान के पुजारी नहीं बन जाते। संविधान की पूजा करने पर संविधान के मंदिर में आदर मान सम्मान से रहना पड़ता है। आप हमें कुछ करना नहीं चाहती। बताइए आप हदों के आपकी रूलिंग पार्टी जो एलाइज है टीएमसी वो चार आतर की किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके ऊपर मौकरी कर रहे हैं, उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां खड़े होकर ये बोलेंगे समझ कुछ आ नहीं रहा। तो सवाल कर रही हूँ कमालुद्दीन जी आपके साथ, सिर्फ बोलते जा आप ही लोग पहले आशीष जी जी वो कह रहे हैं कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूंगा। पहली बात तो मैं अपने साथी प्रमोद को पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि नोबडी इज अबव द लॉ, नॉट इवन द लॉ मेकर्स एंड नॉट इवन द कस्टोडियंस ऑफ लॉ। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं दे आर नोन एज द लॉ मेकर, लेकिन वो भी लॉ से ऊपर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होती है, उनको भी जुडिशरी के तहत रखा जाता है। तो जब लॉ बनाने वाला ही लॉ से ऊपर नहीं है, तो लॉ का कस्टोडियन जो कि हमारी जुडिशरी है वो कैसे लॉ से ऊपर हो सकती है? क्योंकि अगर उनसे भी कोई गलती हुई जाने अनजाने में तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं है। ये मैसेज देना बिल्कुल सही है और यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जहां पे जनता ही जनार्दन मानी गई है और हर कोई उससे नीचे माना गया है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ महाभियोग चलाने के लिए हम हमेशा से इसके पक्ष में हैं और हमने क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी तुम कहना क्या चाहते हो? एक तो तुम्हारे राहुल गांधी का कोई निष्कर्ष समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं, और एक कमालुद्दीन तुम्हारा निष्कर्ष समझ नहीं आता कि तुम 5 मिनट बात करके कहना क्या चाहते हो, मैसेज क्या देना चाहते हो। तुम महाभियोग के साथ हो, बने हो, तुम इस बात की मतलब तुम ओके करते हो। कोई आदमी स्वास्थ्य के कारणों के कारण इस्तीफा दे सकता है, या ये भी उसका जुर्म है कि वो इस्तीफा भी नहीं दे सकता। हमारी परेशानी क्या है समझ में नहीं आता। आशीष हांडा आपका भी धन्यवाद, अभिषेक जी आपका भी, और प्रमोद जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल जगदीप धनखड़ को लेकर लगातार सियासत जो है वो गर्मा गए हैं कि आखिर इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है।